ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकी के नियम। इन्हें मेंडल के वंशागति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के नियमों के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे पाइसम सटाइवम प्लांट पर, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस भी मेंडल के द्वारा किए गए, लेकिन ये जो 3 रूल्स है जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, या जिसे प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। हमने बात की थी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। क्या होते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, क्या है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस बात करते हैं। सेकंड रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या इसे बीज संयोजन का नियम भी कहा जाता है। मेंडल के ये दोनों रूल्स जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रूल, जिन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, ये दोनों रूल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। मतलब जो एक संकर संकरण का प्रयोग किया गया था, मतलब वन टाइम वन कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो है वो इन दोनों रूल्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। थर्ड रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये रूल ऐसा है जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो है वो ये रूल्स डिपेंडेंट है। बात करते हैं इन रूल्स के बारे में, कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल्स की बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड the character which does not express itself in F1 generation is called recessive character। बिल्कुल सीधा सा मतलब है इसकी डेफिनेशन का कि वे कैरेक्टर्स जो अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और दूसरे वे लक्षण जो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ में प्रेजेंट है, उपस्थित है, लेकिन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं, उन्हें रिसेसिव यानी कि अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ये रूल्स जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप इस एग्जांपल को देखिए कि हम यहाँ पर एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का आपस में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जब लंबे और बौने पौधे का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। जबकि मेंडल ने क्या सोचा था, मेंडल ने ये सोचा था कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का आपस में जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाएगा, पर परागण करवाया जाएगा, तो उनके बीच का कोई मध्यम आकार का पौधा जो है वो प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इसका रिजल्ट था वो मेंडल्स की थॉट के अगेंस्ट था। मेंडल ने जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला। देखिए इधर लंबे पौधे कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, बौने पौधे जिन्हें हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इन दोनों के एक एक गैमेट जब आपस में मिलते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि F1 जनरेशन के अंदर जो सारे प्लांट हैं वे कैसे हैं, टॉल प्लांट है, लंबे पादप है, बौने पादप एक भी नहीं है।
लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो कैपिटल टी कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेट कैरेक्टर है, मतलब कि वो प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सीधी सी बात है, वह लक्षण जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी कारक कहा जाता है, और जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम कहा जाता है। एक बार वापस से देखिए, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। वे लक्षण जो प्रथम संतति पीढ़ी के अंदर F1 जनरेशन के अंदर अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मानव में मंदबुद्धि की जो जीन है, या आप कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ की जो जीन होती है, या कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन है, ये सारी जीन कैसी होती है, ये रिसेसिव जीन होती है, अप्रभावी जीन है, जो कि लक्षण प्रकट नहीं करती है। F1 जनरेशन के अंदर ये लक्षण प्रकट नहीं करती है, लेकिन किसी न किसी जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर कहीं ना कहीं इनका सिम्टम्स जो है, या कह सकते हैं कि इनका कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता है। नॉर्मली ये जो जीन होती है वो रिसेसिव जीन होती है, जो कि अपने कैरेक्टर को शो नहीं करती है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सेकंड रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसे हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि पृथक्करण का नियम, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम कहा जाता है, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहता है ये रूल? इन दिस लॉ, इन अ हाइब्रिड यूनियन मेंबर, ध्यान से सुनना इस बात को, हाइब्रिड यूनियन मेंबर ऑफ एन एलिलिक पेयर, किसी भी एक युग्म विकल्पी के हाइब्रिड यूनियन यानी कि जो संकर युग्म हैं, जो संकरित प्रजाति है, उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। देखिए इधर, इन दिस लॉ इन अ हाइब्रिड यूनियन मेंबर ऑफ एन एलिलिक पेयर रिमेन्स टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, वे आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं ऑल्टरिंग ईच अदर, जिसके जो मेंबर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को अल्टर नहीं करते हैं, एक दूसरे को अल्टरिंग नहीं करेंगे, एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और जब उनसे गैमेट फॉर्मेशन होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, तो वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे इसे क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि टॉल प्लांट यानी कि लंबे पौधे और ड्वार्फ प्लांट बौने पौधे का जब आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे पौधे कैसे मिले थे, लॉन्ग मिले थे। देखिए यहाँ पर एक हाइब्रिड यूनियन बन रही है, एक संकर युग्म का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है संकर युग्म का निर्माण? आप देखिए, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का जब आपस में निर्माण मतलब क्रॉस करवाया गया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया, तो F1 जनरेशन के अंदर जो हमें एक न्यू स्पीसीज डेवलप्ड हो रही है, या जो हमें मिल रही है, जो नया पौधा मिल रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे कि प्योर टॉल प्लांट का कैरेक्टर भी यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और रिसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। लेकिन कौन सा सिम्टम्स हो रहा है? जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो अपने कैरेक्टर्स को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स यानी कि दोनों टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों के जो गैमेट्स हैं वो साथ साथ क्या है, प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर क्या बन गई, एक संकर प्रजाति का निर्माण हो गया, या कह सकते हैं कि हाइब्रिड यूनियन का निर्माण हो गया। इस हाइब्रिड यूनियन का जब F2 जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए, देखिए इधर ये हाइब्रिड प्लांट और ये हाइब्रिड प्लांट, देखिए यहाँ F1 जनरेशन के अंदर ये दोनों साथ साथ उपस्थित हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते नहीं हैं। F1 जनरेशन के अंदर केवल वही लक्षण अपना प्रभाव दर्शा रहा है जो प्रभावी है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को शो नहीं करेगा। लेकिन F1 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर, सॉरी F2 जनरेशन के अंदर जो है वो दोनों कैरेक्टर्स जो है वो अपनी, कह सकते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो दोनों पेरेंट्स हैं, टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स, ये दोनों जो पेरेंट्स हैं, जब F2 जनरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर टॉल प्लांट भी मिलेंगे और ड्वार्फ प्लांट भी मिलेंगे। इट मीन्स F1 जनरेशन के अंदर तो दोनों जो है वो साथ में मिक्स नहीं हो रहे हैं, F2 जनरेशन के अंदर जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए जब ये हाइब्रिड यूनियन के जो प्लांट है, इनसे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये गैमेट जो है वो क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी अलग, यहाँ पर भी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गए, अलग हो गए। तो जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये युग्मक एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, या कह सकते हैं कि शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। आप इस चेकर बोर्ड के द्वारा देख सकते हैं कि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी आपस में क्रॉस करेगा तो हमें प्लांट कैसे मिलेंगे, लंबे मिलेंगे, जैसा कि इनके पेरेंट्स प्लांट के अंदर कैरेक्टर था। देखिए यहाँ पर टॉल प्लांट, इसका कैरेक्टर आ गया। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करेगा तो टॉल प्लांट मिलेगा, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ करेगा तो टॉल प्लांट मिलेगा, और स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। मतलब फिर से पेरेंट के जैसे जो है वो कैरेक्टर जो है वो मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात का सीधा सा मतलब है कि F1 जनरेशन के अंदर तो दोनों साथ साथ है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अल्टर नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। वो अपनी F2 जनरेशन के अंदर ये अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को अलग अलग जो है वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, या इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये दोनों लॉज जो है वो समझ में आ गए होंगे। ये दोनों जो लॉज है वो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही इन दोनों रूल्स को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम थर्ड रूल बात करेंगे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। थर्ड रूल, मेंडल का जो थर्ड बात करते हैं थर्ड रूल्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। मेंडल का जो ये थर्ड रूल है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो क्रॉस है इसे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस से नहीं समझा सकते, इसको समझाने के लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की रिक्वायरमेंट होगी। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ही समझाया जा सकता है। क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग and two pairs of contrasting character are crossed, the inheritance of one pair of character is independent of another। आप इसको सिंपल वे में इस एग्जांपल से समझ सकते हैं।